Assalamu alaikum, and this is going to be lecture number 2 of STO preparation from the MCQ source. So this will, I guess, compile next 100 MCQs. इसमें हम देखेंगे sources of interpretation. Remember, law is open to interpretation. So which of the following is primary source of interpretation? जो primary source है interpretation का वो इनमें से कौन सा है? अब ये सब कुछ लीगल एप्टीट्यूड में आता है तो दैट इज स्टैट्यूट इटसेल्फ स्टैट्यूट जो लेजिस्लेटिव डॉक्ट्राइन है दैट इटसेल्फ इज वन ऑफ द सोर्सेज फॉर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट हम बोलते हैं एक रिटन लॉ को जो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी यानी लॉ मेकिंग बॉडी पास करती है रिटन लॉ उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं सेकेंडली इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन इंक्लूड अब इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ इंटरनल एड्स होती हैं कुछ एक्सटर्नल होती हैं जो इंटरनल एड्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या आता है देयर इज प्रीएम्बल ये इंक्लूडेड होता है इन व्हाट एवर द लॉज या कोई एक्ट पास होता है उसके अंदर ठीक है इंटरनल एड है एक्सटर्नल एड में कौन सी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल एड के अंदर अगेन हिस्टोरिकल सेटिंग हिस्टोरिकल सेटिंग जाहिर है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती बट it helps us interpret a particular law. Which of the following is not an internal aid to interpretation? अब इनमें से कौन सी वाली internal aid नहीं है interpretation के लिए? Again, इसमें से हमें पता है टाइटल अंदर इंक्लूडेड होता है डेफिनेशन अंदर होती हैं प्रोविजंस भी अंदर होती हैं लेकिन लॉ कमीशन रिपोर्ट अंदर नहीं होती किसी भी एक्ट के अंदर तो ये एक्सटर्नल एड है ये इंटरनल एड नहीं है द प्रीएम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इज यूज्ड एज जो प्रीएम्बल होता है किसी भी स्टैट्यूट का वो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है इट इज़ अभी हमने पढ़ा इट इज़ इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन ताकि हम उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें और इट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन थ्योरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन वेट अ सेकेंड Okay, theories of interpretation is the subheading. Which theory holds the judges that judges must adhere strictly to that text? कौन सी थ्योरी कहती है कि जो जज है उसको पूरा स्ट्रिक्टली जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए दैट इज लिटरलिज्म कहते हैं ना अपने लफ्ज़ों को बिल्कुल लिटरली लेना है दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रिक्टली टू टेक्स्ट की आपने जो बात कही है वो लिटरली ली जाए द purposive approach to interpretation is the most associative word ये जो purposive approach है वो दी जाती है हीडेंस केस के लिए purposive approach is given for हीडेंस केस which theory supports interpreting statutes in light of current social concept again हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमेशा रखना है इसमें हिस्टोरिकल तो नहीं आएगा क्योंकि करंट सोसाइटी के कंसेप्ट के मुताबिक जो हम इंटरप्रिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो करंट हालात होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो भी बदलती रहेगी यानी डायनामिक हो जाएगी व्हाट डज इंटेंशनलिज्म फोकस ऑन intentionalism is all about intent मकसद क्या था पीछे that is legislative intent इसके अंदर आता है the theory that emphasizes the plain meaning of the word is called as simple plain meaning अगर हमने लेना है वर्ड्स का तो क्या है कि हम वर्ड्स को लिटरली ले रहे हैं ठीक है जैसे कोई किसी की बात कर रहा हो और हम कहें यार उसको तो गोली मार दो सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वी आर एग्जैजरेटिंग कि इसको यू नो इग्नोर करो इज व्हाट वी मीन टू से बट अगर उसको लिटरली ले तो हम उसको कह रहे हैं गो एंड शूट हिम ठीक है तो जब भी आपने प्लेन मीनिंग देखना है वर्ड का उसको इंटरप्रेट बहुत ज़्यादा नहीं करे सीधा सीधा लेंगे तो वो लिटरल रूल के अंदर आएगा लिटरल रूल वॉज अप्लाइड फेमसली इन विच केस कौन से केस में ये लिटरल रूल लिया गया था दैट इज फिशर ऑन बेल अब इसको याद करने के लिए द थिंग दैट आई कैन कम अप विद इज लिटरल इज ऑल अबाउट कि लफ्ज़ों को उनके मानी के मुताबिक ही लिया जाए फिशर इज समथिंग जो कि हमारे लिए कॉमन वर्ड है
बैल इज समथिंग जो हमारे लिए कॉमन वर्ड है, बट स्मिथ हो गया, ह्यूग हो गया, हीडन हो गया, सिगवर्ड हो गया, दीज आर ऑल वेरी इंग्लिश एंड ब्रिटिश वर्ड्स, और सिंस दे आर नॉट, वी आर नॉट फेमिलियर विद दैम, वोकैबुलरी वाइज, तो फिर हम फिशर एंड बैल को लिटरल रूल में रखेंगे, ठीक है। लिटरल रूल डिक्टेट्स क्या करता है कि वर्ड्स को आपने प्लेन मीनिंग देना है, ऑर्डिनरी मीनिंग देना है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। A limitation of literal rule is that it can lead to absurdity. अगर आप वर्ड्स को लिटरली लेंगे तो फिर बहुत सारा मसला हो जाएगा, गंभीर किस्म का। ओके, देन देयर इज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल असल में क्या है? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल। अब जाहिर है अगर लिटरल रूल में मसला है, अब्सर्डिटी आ सकती है, कुछ भी बेवकूफ़ाना सा इसकी इंटरप्रिटेशन हो सके, तो फिर हम लिटरल रूल लेंगे, ठीक है। तो गोल्डन रूल का काम, मकसद वही है कि अब्सर्ड रिजल्ट्स जो आते हैं उनसे बचा जा सके, ठीक है। Okay. In RE six words, the golden rule prevented a murderer from inheriting from his victim. यानी कि लिटरल रूल को अगर फॉलो किया जाता ना, तो जो कातिल है उसको विक्टिम की उल्टा जायदाद मिल जानी थी। लेकिन जब हमने देखा कि जो लिटरल रूल को अगर देखा जाए तो अब्सर्ड कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हमने गोल्डन रूल बनाया है, ठीक है। तो ये सिक्स वर्ड्स का केस था, एंड इन दिस केस ही कुड हैव इनहेरिटेड। गोल्डन रूल क्या है? मॉडिफिकेशन है, ठीक है। हमने लिटरल रूल के अंदर एक एडवांसमेंट कर दी है, दैट इज द गोल्डन रूल। मिसचिफ रूल किसने दिया था? ये हिडन्स केस से आया। रिमेंबर, there's a Don, he's saying, hey, he's definitely doing something mischievous. Any, anyway, the mischief rules focuses on, mischief rule देखता है कि पिछले लॉ के अंदर असल में डिफेक्ट आया कहाँ है, दैट इज वाई हमने नया रूल बनाया। अब mischief rule to prostitutes soliciting from widows, ये विंडोज नहीं होगा, ये विडोज होगा आई गेस। सो अब ये जो mischief rule, which case apply to the mischief rule to prostitutes soliciting from widows, इसमें हमारे पास जो केस आता है that is स्मिथ एंड ह्यूग्स। अब इसको याद रखने के लिए, now I will give a weird association. Prostitute will give you a hug. This is a hue, ठीक है, and this is a mischief, and mischief और Smith थोड़ा बहुत इनके जो alphabets हैं they are similar. Moving on. The mischief rule क्या जो है promote करता है? Again, suppression of the mischief and advancement of remedy. Mischief rule इसके लिए है कि मिस्चिफ जो है उसको सप्रेस किया जाए और जो उसकी रेमेडी इलाज है वो बढ़ाया जाए। अब हम अदर रूल्स और बाकी डॉक्ट्राइन्स देखेंगे, इसमें कुछ मैक्सिम्स भी अगेन आ रहे हैं। देयर इज एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस मीन्स। अब ये बेसिक लैटिन है, ये स्पेनिश है। एक्सप्रेसियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस करना, यूनियस इज वन, इज एस्ट मतलब इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग ऑल्टेरियर। ऑल्टर होता है मुख्तलिफ, ठीक है। यानी अगर आपने एक को बता दिया तो आपने बाकी सब को एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब यह है द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर। यानी कि लेट्स से मेरे सामने क्लास है, मैं उनमें से कहती हूँ कि मेरे पास साम्य आए, तो इट मीन्स कि बाकी सब नहीं आए, ठीक है। अगर मैंने एक का मेंशन कर दिया तो इट मीन्स आई एम सेइंग कि ऑल अदर्स आर नॉट अलाउड हियर। So that is expressio unius ast exclusio ulterius. Then there is nocitor as sources meaning. Again, my pronunciation is not that good.
स्पेशली जब वो मेरा लैंग्वेज ही नहीं है। अब दिस इज अ वर्ड इज नोन बाय कंपनी इट कीप्स। इसका मतलब क्या है? अ वर्ड इज नोन बाय कंपनी इट कीप्स। रिमेंबर, सोर्सेज से वर्ड क्या दिन में आता है? सोशियोलॉजी, यू नो। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट आपकी सोसाइटी में, आपकी कंपनी में कौन है, ठीक है? दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। नेक्स्ट देयर इज इड्यूजडम जनरस। अगेन उसमें वर्ड जनरस आ रहा है, दैट इज जनरल। तो इसका मतलब ये है जनरल वर्ड्स आर लिमिटेड टू द सेम काइंड्स as specific ones. Then, which of the following which is the rule when general words follow a list? कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है जब जनरल वर्ड्स जो हैं वो एक लिस्ट में आ रहे होते हैं? ये अभी हमने ऊपर जो देखा, दैट इज adjusandum generis। ठीक है। अब मिसलेनियस में हमारे पास है द डॉक्ट्राइन दैट स्टैट्यूट्स मस्ट बी रेड एज अ होल। जो डॉक्ट्राइन कहता है कि पूरे स्टैट्यूट्स को आपने पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको उसका पूरा कंटेक्स्ट समझ आ जाए, आप कंटेक्चुअली उसको इंटरप्रेट कर सकें। इफ द स्टैट्यूटरी सॉरी स्टैट्यूटरी अगेन माय tongue is getting twisted provision as ambiguous courts may refer to। अगर ambiguous हो यानी क्लियर नहीं है तो फिर कोर्ट्स क्या करेंगे? जाहिर है, अब ambiguous है तो फिर एड्स देखेंगे जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल भी आएंगी और इंटरनल एड्स भी आएंगी। Which of the following, which case allowed hands are to be used in an aid in interpretation? अब किस केस ने अलाउ किया था? दैट इज हैंड्स आर्ट में आपने हार्ट याद रखना है, पेपर एंड हार्ट, ठीक है। देन देयर इज the principle that penal statutes are interpreted strictly, स्पेशली जो पनिशमेंट रिलेटेड है उनको स्ट्रिक्टली जो है वो इंटरप्रेट करना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहलाता है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगेन अगर आपको कुछ एमसीक्यूज नहीं आते हो, द बेस्ट वे टू सॉल्व देम इज सी फॉर द कॉमन वर्ड्स, देयर इज अ वर्ड स्ट्रिक्ट ओवर देयर, स्ट्रिक्ट इज ओवर हियर, ठीक है। उस बेसिस पे यू कैन मेक अ गुड choice. Which interpretation rules favors the accused in criminal statutes? कौन सा जो है वो accused को फेवर करता है? अगेन accused को literal रूल भी नहीं करता। गोल्डन रूल तो literal रूल की ambiguity खत्म करने के लिए, उसकी absurdity खत्म करने के लिए था। मिस्चिफ रूल अगेन अमेंडमेंट के लिए होता है। तो अगर क्रिमिनल को फेवर मिल रहा है तो यकीनन कुछ लीनियंसी मिल रही होगी उसको, रूल ऑफ lenity। Then we have some maxims in criminal law, ठीक है। अब मैंगनीज के हम मीनिंग्स देखेंगे। actus non facit reum nisi, that is simply action, an act does not make you guilty unless आपके अंदर रिया is all about your mind, आपका जो माइंड है वो भी गिल्टी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब तक कसूरवार नहीं है, जब तक आपने एक्शन भी बुरा ना किया हो और साथ में आपकी इंटेंशन भी खराब ना हो। अगर आपने एक्शन किया, इंटेंशन नहीं की, तो भी आपके कसूर नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन थी लेकिन आपने वो एक्शन नहीं लिया तो भी आपका कसूर नहीं है। खैर, देन देयर इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड को कहते हैं। एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट को कहते हैं। नलम क्रिमन साइन लगे, there is no crime seen is without a legi is law. Remember, क्या चीज़ crime है? How do we define crime? Crime is simply any action that is punishable by law. अगर law नहीं है तो क्या कोई crime exist करता है? No, crime does not exist. So ये जो logic है, that says nullum crimen sine lege, कि अगर कोई law नहीं है तो कोई crime भी नहीं है। Then there is nulla poena, that is penalty से रिलेटेड साइन लेगी। लॉ नहीं है तो पनिशमेंट भी नहीं है। नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। ऑडी ऑल्ट्रम हार्टम का मतलब
ऑडी इज सुनना, ऑडियो, ऑल्टर, चेंज, मुख्तलिफ, पार्ट, पार्टी, दूसरी पार्टी को सुन लें, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए। देन वी हैव नेमो दैबे एसे जुडक्सन प्रोप्रिया खाजा, दैट इज नीमो इज नो वन शुड बी जुडक से जज याद रखना हमने, जज इन हिज ओन कॉज। लेट्स से कि केस भी मेरा है, उसमें अगर जज भी मैं बन जाऊंगी तो मैं फिर क्या ही फैसला सुनाऊंगी। नेक्स्ट देयर इज इनोसेंसिया, नॉन probator sed presumptor. Innocence is not proved but it is presumed, ठीक है। ignorantia juris non excusa, यानी आपको लॉ का नहीं पता था, ये कोई बहाना नहीं है। then there is nemo tenitur se ipsum accuser, nemo no one is bound to accuse ipsum is himself, ठीक है, खुद को accuse करने के लिए no one is bound. Then there is falsus in uno, falsus in, I guess ये all वाला कुछ सीन है कि अगर आपने uno यानी एक में झूठ बोल दिया तो फिर आपकी बेटे सारी की सारी कहानी क्या कंसिडर की जाएगी, झूठ ही कंसिडर की जाएगी। false in one thing means false in everything. Then there is res ispa loquitur, the thing speaks for itself. जब हमें कोई सामने वाजी चीज़ हो तो हम बोलेंगे it is res ispa loquitur, ठीक है, ये चीज़ सामने बता तो रही है कि ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है यानी ये। Then there is caveat emptor, let the buyer beware. Caveat emptor is let the buyer be aware, कि जो खरीद रहा है उसको खुद ध्यान रखना है। Then there is nemo bis punitor pro idem delicto. Nemo is always no one should be. Punitor is a punishment. Pro idem delicto, दो बार एक क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। रिमेंबर ये हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, हमारे 1973 के जो आर्टिकल नंबर 12 है उसमें भी। नाउ वी हैव 15 डबल jeopardy, द प्रिंसिपल दैट वन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। डी मिनिमस नॉन क्यूरल डी मिनिमस छोटी सी चीज, मिनिमम सी चीज है, नॉन क्यूरल लैक्स लॉ जो है वो छोटी मोटी चीजों से कंसर्न नहीं करता। देन देयर इज डॉली इनकैपेक्स, इनकैपेबल ऑफ क्राइम। अगर हम कहते हैं बच्चों को, हम कहेंगे वी विल कॉल देम एज डॉली इनकैपेस। इनकैपेस मतलब इनकैपेसिटेटेड जैसे वर्ड होता है, लाइक यू डू नॉट हैव एबिलिटी टू कमिट क्राइम। सो डॉली इनकैपेक्स इज ऑल अबाउट जैसे बच्चे होते हैं दे प्ले विद द डॉल, तो वहां से सोचें डॉली इनकैपेक्स आर द चिल्ड्रन और समवन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। देन देयर इज एक्स turpi causa non oritur actio. No action arises from an immoral cause. Acts turpi causa non oritur ex. Then there is actio personalis moritur cum persona. इसका मतलब ये है कि एक्शन बंदे का, मोरिटर इज लाइक ही इज डेड, ठीक है, कम persona, बंदा मर गया तो समझो उसका अमल भी gone. Then there is lex talionis, the law of retaliation, an eye for an eye. Lex talionis क्या कहता है, लॉ है रिटेलिएशन का, an eye for an eye. Then there is malum in से wrong in itself, कोई चीज़, क्राइम दो तरह का होता है, एक होता है माला प्रोहिबिटा, एक होता है माला पर से या माला इन से। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ क्राइम है क्योंकि वो बाय नेचर क्राइम है, जैसे किसी को मर्डर कर देना, दैट्स अ क्राइम। किसी का सामान चोरी कर लेना क्राइम है, ठीक है, बाय नेचर क्राइम है। बट अगर कोई चीज़ क्राइम हो, लेट्स से स्मोकिंग, अब वो क्राइम इसलिए है क्योंकि उसे मना किया है, तो फिर तब वो क्राइम कंसिडर की जाएगी। जैसे पतंग उड़ाना, तो वो माला प्रोहिबिटा में आता है, वो इसलिए है क्योंकि पतंग उड़ाना तो वैसे यू नो नॉट कॉजिंग एनी हार्म, बट अगर कानून बना हुआ है, प्रोहिबिशन है और आप करें, then it is a problem. Then there is malum, sorry, modus operandi, that is method of operating. मंजरिया एक्ट्रेस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए।
मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट मस्ट गो इनसाइड। अच्छा, इसके पीछे आई हैव शेयर्ड अ स्टोरी जो क्रिमिनोलॉजी लेक्चर में है, कि ऐसा हो सकता है कि मेरा इंटेंशन हो टू किल समवन एंड आई बाय अ गन, कि मैं जाकर उसको शूट कर देती हूँ। बट इट माइट हैपन कि though I am thinking of killing someone, but it is very much possible. I'm thinking of killing someone mean manjriya to hai, guilty mind hai. But if if let's say by chance that person he is crushed under my car, तो उस situation में क्या हुआ है? I have killed him, but by chance हुआ है अभी। अब देखें, एक्शन भी है, एक्टर सीरियस भी है, एक्शन की वजह से वो मर भी गया है। लेकिन जब वो मरा है और जो एक्शन था, तब वो डेलिब्रेट नहीं था, तब मेरी नियत उसको मारने की नहीं थी, बहुत पहले थी और बात है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टर सीरियस आपका, जब आप एक्शन कर रहे हो उसी टाइम पे यू शुड हैव द गिल्टी माइंड। तब आपकी नियत ये थी कि आपने उसको मार डालना है, तब आप जो है वो क्रिमिनल कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। Next, there is corpus delicti, the body of crime. Non compos mentis, not of sound mind. Mentis is the mental, compose sound mind नहीं है। Volenti non fit injuria, इसका मतलब ये है वोलेंटी वोलेंटरली आप कुछ करें तो बेटे फिर आपको कोई भी जो इंजरी है वो आपको नहीं हुई, यू जस्ट यू कंसेंटेड टू इट। देन देयर इज लेक्स नॉन कोहिट ad impossibilia, the law does not compel the impossible। जो लेक्स है लॉ है, कोहिट डज नॉट कंपेल वो चीज़ जो इम्पॉसिबल है। लॉ आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ करने कहेगा जो कि पॉसिबल नहीं थी। देन देयर इज क्विक tacit consentire videator silence, यानी इसका मतलब है क्विक tacit consent videator। इट मीन्स अगर आप चुप हैं, you're silent, quiet tacit silence, then you are saying yes, ठीक है। अब ये quick tacit consentire, ये consentire से ही कंसेंट शो हो सकता है, ना खामोशी को हाँ समझा जाता है। दिस इज द लॉ। रेशियो डेसिडेंडी द रीजन फॉर द डिसीजन। अगर हम कहें द पर्सन वाज ऑर्डर, उसको लेट्स से कोर्ट ने ऑर्डर किया लाइफ सेंटेंस, और उसके पीछे वजह क्या दिया, रेशियो डेसिडेंडी क्या दिया। Obiter dicta things that by the way, obiter dicta is always नॉन बाइंडिंग रिमार्क्स होते हैं, मतलब अगर जज ने कोई बात वैसी कर दी है तो दैट इज नॉन बाइंडिंग ऑबिटर डिक्टा, यानी उसका अपना एक व्यू है। स्टेयर डेसिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग बाय द डिसीजन। रियस इज द मैन हु इज अक्यूज्ड। मेंटरिया मेंटल एलिमेंट है क्राइम की, जो आपकी माइंड की स्टेट है। Describe intent of the wrongdoing. Culpable man's blameworthy mind. Culpable, blameworthy. In flagrant delicto. In flagrant, you saw him. Delicto, caught in the act of committing a crime. In flagrant. Flagrant delicto. ठीक है? He was caught in act of committing crime. Then there's ultra wires beyond one's legal power is ultra wires. Nemo as supra legis, no one is above the law. Nemo, no one again. Supra मतलब ऊपर होता है. Legis is law. In dubio pro reo is when in doubt. Dubio is all about when in doubt. Favor the accused. Accused को आपने favor करना है. शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है. So in dubio pro reo. Alibi a plea that the accused was elsewhere at that time. Alibi is all about alibi a plea क्या कहते हैं कि जब क्राइम हो रहा था अगर हम साबित कर दें कि accused कहीं और था, तो that is alibi plea, ठीक है। cause a scene qua non, इसका मतलब है cause without which the result would have not occurred। causation को हम कहते हैं cause a sign qua non। it is all about वो cause जिसके बगैर रिजल्ट नहीं आ सकता था। mutatis mutandis, mutatis mutandis इस केस में ज़रूरी तब्दीलियों के बाद।
Locus standi right to bring an action or appear in court is locus standi. Bona fide is, good faith. Mens rea mental element. Mens rea objective भी हो सकता है. Animus nocenti is all about intention to harm. Animus furandi is all about intention to steal. Nocenti is all about किसी को harm करना. Furandi is all about किसी से कुछ चुरा लेना. A posteriori based on actual experience. ये ए priori और ए posteriori ये नॉलेज की बहुत सारी थ्योरीज में भी हम इस्तेमाल करते हैं. ए posteriori क्या है? एक्चुअल एक्सपीरियंस की बेस पे कोई चीज़ बेस्ड है. ए priori इज ऑल अबाउट थ्योरी. आपने कहीं पे कोई चीज़ पढ़ी है, दैट इज थियोरेटिकल, दैट इज ए priori. ए posteriori एक्चुअल एक्सपीरियंस पे. लीगल रीजनिंग में क्या क्या आता है? प्रिंसिपल ऑल एग्रीमेंट्स विद अ माइनर आर वॉइड. माइनर क्या है? एनीवन हु इज of less age is considered minor. अब सारे एग्रीमेंट्स अगर आपने माइनर के साथ जो भी किया वो वॉइड कंसिडर होंगे. फैक्ट क्या है? 17 साल के बच्चे ने अगर 50,000 लिए थे और वापस नहीं किया, अब लीगल पोजीशन क्या बनेगी इसकी? 17 साल का बच्चा था, ही टुक द मनी 50,000 रुपीज एंड ही डिड नॉट रिटर्न. अब ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है. क्यों? क्योंकि वो 17 साल का है. वो कंसिडर है माइनर. ठीक है. नेक्स्ट. No person can be punished for the same offense twice. For example, A को theft की वजह से कन्विक्ट किया गया, उसको सजा मिली, 1 साल के बाद उसको दोबारा उसी चीज के लिए ही तो फिर he cannot be punished again, क्योंकि उसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती. Whoever causes harm by his negligence act is liable to. अगर किसी की negligence की वजह से कुछ हार्म हुआ है तो लायबल है. जैसे कि अगर आप डॉक्टर जो है वो सीजर्स भूल गया पेशेंट के अंदर, तो फिर लायबल है फॉर नेग्लिजेंस. उसने एक चीज करनी थी ना, उसने बेइत्तेहानी की है, नेग्लिजेंस की है. प्रिंसिपल एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. फैक्ट क्या है? द गवर्नमेंट रिक्वायर्स इज लैंड विदाउट कंपनसेशन. अब गवर्नमेंट ने अगर लैंड ले लिया है और आपको कंपनसेट भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ए का राइट वॉयलेट किया है, क्योंकि उसके पास तो राइट था प्रॉपर्टी का. 5 वन हु इज फोर्स टू एक्ट अंडर थ्रेट इज नॉट लायबल. अगर जबरदस्ती इंसान से या फिर उसको धमका के कुछ कराया जाए तो फिर उसको आप सजा नहीं दिलवा सकते. फॉर एग्जाम्पल, ए ने चोरी की है क्योंकि उसने उसे कहा गया अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे. अब ए शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट? ए लायबल नहीं है, क्योंकि ए जो है वो फोर्स था. ठीक है. कोई भी चीज जो आपने ऐसी हालत में की है, दैट इज यू आर नॉट लायबल फॉर दैट. प्रिंसिपल माइनर कैन नॉट गिव वैलिड कंसेंट. ये बात हम कर चुकी है. माइनर गर्ल ने कंसेंट किया टू मेडिकल ऑपरेशन एंड सफर्स इंजरी. अब उसकी वजह से उसने कंसेंट किया है, लेकिन उसकी कंसेंट की तो वैल्यू ही नहीं थी, डॉक्टर को पता होना चाहिए. तो यहाँ पे कंसेंट इनवैलिड है. और कौन लायबल है? डॉक्टर इज लायबल. प्रिंसिपल अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. पुलिस अरेस्ट करती है और डिक्लेयर कर देती है उसे कि ये क्रिमिनल है, और ट्रायल अभी हुआ ही नहीं है. अगेन, अब क्या होना चाहिए? ये अब उसने वॉयलेट किया है लीगल प्रिजम्पशन को, क्योंकि लीगल प्रिजम्पशन जब तक प्रूफ नहीं हो जाता वो एक्यूज्ड है, वो क्रिमिनल नहीं है. प्रिंसिपल एन एक्ट डन विदाउट फ्री विल इज नॉट पनिशेबल. सिंपली किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने गन पॉइंट पे साइन कर दिया है, तो अब वो वॉइडेबल है. यानी इट्स ऑल अबाउट वॉइड है, खाली है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है. देन देयर इज मूविंग ऑन. प्रिंसिपल वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया. इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अगर आपने कंसेंट दिया था तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको नुकसान हुआ है. ए ने ज्वाइन किया बॉक्सिंग मैच और इंजर्ड हो गया है. ठीक है. ए अब क्या कर सकता है?
डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। प्रिंसिपल इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। ए ने कहा उसको ये नहीं पता था मर्डर क्राइम, ठीक है, फिर भी वो लायबल है क्योंकि उसको नहीं पता था, ये कोई बहाना नहीं है। प्रिंसिपल whoever enters property without permission is called as a trespasser। कोई भी अगर किसी की भी प्रॉपर्टी में बगैर इजाज़त के आता है तो वो ट्रेसपासर होता है। तो अब ए बी की लेट्स से एंटर हुआ है फॉर्म में विदाउट कंसेंट, तो फिर हम कहेंगे ए इज अ ट्रेसपासर, सिंपल। देयर इज अ प्रिंसिपल द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूजर। ए ने बी को एक्यूज किया है कि इसने चोरी की है, बट एविडेंस नहीं दिया, ठीक है। अब ए प्रूफ करेगा चार्ज को, बी प्रूफ करेगा इनोसेंस को, पुलिस अरेस्ट करेगी या कोर्ट पनिश करेगी बी को। सिंपली ए जो है वो प्रूफ करेगा, वो किस बेसिस पे कह रहा है कि इसने चोरी की है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर लाई करता है और एक्यूज कौन कर रहा है, ए कर रहा है। प्रिंसिपल अ कंट्रैक्ट इज नॉट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ए ने प्रॉमिस किया था बी को RS 5,000 देने का विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये कंट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये क्या ये एक वैलिड कंट्रैक्ट है, क्या ये इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्समेंट इन्फोर्सेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल नो पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हैज। फैक्ट ए sells stolen bike to B sells it to C, ठीक है। ए ने बी को बेचा और बी किसको बेच दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ए ने बी को दिया, बी ने सी को कर दिया, ठीक है। अब जो सी है उसको लीगल टाइटल नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ए ने स्टोलन बाइक बी को दिया था। अब ये जो टाइटल है वो बी आगे फर्दर सी को नहीं दे सकता। प्रिंसिपल अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक शख्स के दिमाग में ही मसला है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो फिर जो भी डील अगर उसने की है प्रॉपर्टी डील, तो वो डील वॉइड कंसिडर की जाएगी। क्या कंसिडर की जाएगी, वॉइड। प्रिंसिपल ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। सारे सिटीजन इक्वल होते हैं। एक मिनिस्टर को आपने अरेस्ट नहीं किया हालांकि वो ट्रैफिक लॉ ब्रेक कर रहा था, तो क्या आप सारे इक्वल हो गए हैं बिफोर लॉ, नो। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल था वो वायलेट हो गया है। प्रिंसिपल फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट इंक्लूड हेट स्पीच। ए ने स्पीच दिया है अगेंस्ट अ रिलीजियस ग्रुप, अब वो फ्री एक्सप्रेशन नहीं है। ए इज लायबल फॉर हेट स्पीच, क्यों, क्योंकि किसी के अगेंस्ट उसने स्पीच दी है। प्रिंसिपल नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी बाय लॉ। पुलिस ने शूट कर दिया बंदे को विदाउट ट्रायल। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कौन सा होना चाहिए, जाहिर है, क्योंकि उसके जो भी लीगल राइट्स थे वो बंदे के, लीगल राइट होता है द राइट टू फेयर ट्रायल। 10A के अकॉर्डिंग इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, लीगल राइट है। अगर आपको नहीं दिया गया तो देन आपका राइट वायलेट हुआ है। प्रिंसिपल है एवरी एक्यूज हैज़ अ राइट टू लीगल एड। सारे एक्यूज के पास होता है। एक आदमी जो गरीब है उसको लॉयर नहीं दिया गया तो उसका मतलब है उसका जो राइट है वो वायलेट किया गया है। प्रिंसिपल अ पर्सन इज क्रिमिनली लायबल ओनली फॉर वॉलंटरी एक्ट। हर शख्स उसी एक्ट के लिए लायबल होता है जो उसने जानबूझ कर किया है, ठीक है। ए को एपिलेप्सी है और उसने बी को सीजर के दौरान जो है इंजर कर दिया। नाउ रिमेंबर सीजर के दौरान ही इज़ नॉट इन हिज ओन वॉलंटरी तौर पे तो नहीं हो कर रहा, तो फिर हम कहेंगे ए अब क्रिमिनली लायबल नहीं है, क्यों, बिकॉज अब उसकी फ्री विल नहीं काम कर रही। प्रिंसिपल एवरी कंट्रैक्ट रिक्वायर्स फ्री कंसेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्री कंसेंट की ज़रूरत होती है। ए ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फॉल्स प्रॉमिस। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल सिंपली। प्रिंसिपल लॉ प्रोटेक्ट्स पोजेशन अगेंस्ट इलीगल डिस्पोजेशन।
लॉ जो है आपको बचाता है इस चीज़ से कि कोई आपसे इलीगली कुछ चीज़ पे कोई चीज़ ले सकते हैं। जैसे ए ने बी को बगैर घर किसी ऑर्डर के घर से निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये है ए ने अनलॉफुल डिस्पोजेशन की है। प्रिंसिपल अ पर्सन कैन नॉट बी held liable फॉर एक्सीडेंट विदाउट नेग्लिजेंस। यानी एक एक्सीडेंट के लिए इंसान को तब तक लायबल नहीं कर सकते जब तक उसने खुद बेध्यानी या नेग्लिजेंस का मुजाहरा ना किया हो। ए एक्सीडेंटली हिट्स अ पेडेस्ट्रियन ड्यू टू सडन ब्रेक फेलियर। ए ने गलती से पेडेस्ट्रियन को हिट किया, सडनली क्या हुआ था, उसकी ब्रेक फेल हो गई थी, ठीक है। ब्रेक फेल हो गई थी ना, तो अब ए इज़ नॉट लायबल, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजेंस तो नहीं हुई उससे, सिंपली दिस वाज नॉट इन हिज कंट्रोल, राइट। क्योंकि ब्रेक्स तो ऐसे रैंडमली दे फेल। नाउ प्रिंसिपल, एन एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम इज नॉट वैलिड। ए एंड बी एग्री किया था उन्होंने, स्टील मनी एंड शेयर, तो ये लीगल एग्रीमेंट में आता है। डेफेमेशन इज पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट हार्मिंग रेपुटेशन। डेफेमेशन क्या होता है कि आपने एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है किसी की, आपने जो रेपुटेशन थी उसको हार्म करने की कोशिश की है, ठीक है। अब फॉल्स आर्टिकल अगर ए ने बी के बारे में डाल दिया तो कौन सा केस है? डेफेमेशन केस है। Now we will study about situational judgment and prosecutional decision making, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से हमने किस तरह से जज करना है और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। प्रोसिक्यूटर को पता लगा है कि विटनेस हैज recanted their statement. What should the prosecutor do? एक की विटनेस था, एनी शाहिद था हमारे पास, ठीक है। आई गेस एनी शाहिद इज आई विटनेस, बट क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब प्रोसिक्यूटर को पता लगा है कि इस बंदे ने अपनी स्टेटमेंट को यू नो थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसको क्या करना चाहिए? उसको प्रोसीड करना चाहिए ऐसे ही, विटनेस को इंटिमिडेट डराना धमकाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? नो, द राइट आंसर इज दोबारा से असेस करना चाहिए, केस की स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, और फिर जो चेंज है वो डिफेंस वालों को बता देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि हमारी स्टेटमेंट में अब ये चेंज आ गया है, ठीक है। If a prosecutor receives exculpatory evidence after filing charges, they must. अगर प्रोसिक्यूटर को एविडेंस मिलता है आफ्टर फाइलिंग चार्ज, तो अगेन उसे क्या करना है? उसको डिस्क्लोज कर देना है टू डिफेंस प्रॉम्प्टली, फौरन से। एक विक्टिम रिक्वेस्ट कर रहा है विड्रॉल ऑफ चार्जेस, ये मेरे चार्जेस जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, मुझ पर से हटा दिया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अब प्रोसिक्यूटर क्या करेगा यहाँ पर? सिंपली ड्रॉप तो नहीं कर सकता, ये राइट उसके पास नहीं है। इग्नोर भी नहीं कर सकता, अरेस्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को देखिए, एविडेंस को देखिए, डिसीजन से पहले। अ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने प्रेशर किया प्रोसिक्यूटर को कि वो उसके एसोसिएट जो है, उसके जानने वाले को चार्ज ना करे। अब प्रोसिक्यूटर को क्या करना चाहिए? सिंपल, रिलेशनशिप साइड पे जाए, लॉ के सामने नहीं आती। केस को डिले करने का फ़ायदा नहीं है, मीडिया का भी नहीं है। इग्नोर करे इन्फ्लुएंस को और डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। प्रोसिक्यूटर शुड परस्यू अ कन्विक्शन। प्रोसिक्यूटर्स को कन्विक्शन जो है वो परस्यू करनी चाहिए सिर्फ तब जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी है, पब्लिक इंटरेस्ट भी है, ओनली दैन। Which principle governed that a prosecutor should not initiate a prosecution without reasonable prospect of conviction? कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता जब तक उसको कन्विक्शन का एक अच्छा सा एक रीजनेबल सा प्रोस्पेक्ट नहीं मिल जाता? दैट इज ऑल अबाउट प्रोसिक्यूशन, prosecutorial discretion. A suspect confesses during torture. टॉर्चर के दौरान उसने कन्फेस कर दिया, प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? रिजेक्ट द यूज ऑफ कन्फेशन, क्योंकि जो टॉर्चर के दौरान वाली है दैट इज नॉट कंसिडर्ड मच। प्रोसिक्यूटर मस्ट एक्ट एज, प्रोसिक्यूटर किसकी तरह के एक्ट करते हैं? दे मस्ट एक्ट एज मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस।
पॉलिटिकल एडवाइजरी का उनका काम नहीं है, विक्टिम का एडवोकेट का भी उनका काम नहीं है, एजेंट्स भी नहीं है, दे आर मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस. A prosecutor finds out that a police officer involved in the case has a history of misconduct. कि वो जो पुलिस ऑफिसर जो है उसकी तो हिस्ट्री है मिसकंडक्ट की. अब उसको क्या करना चाहिए? प्रॉपर अगेन disclose to the defense. The duty to disclose evidence that may assist the defense is based on the principle of ये जो ड्यूटी है इसकी कि वो जो भी एविडेंस आएगा वो अपने डिफेंस को की असिस्टेंट तो देना है. वो किस चीज़ की प्रिंसिपल किस चीज़ का है? फेयर ट्रायल का. ट्रायल तभी फेयर है व्हेन यू आर डिस्क्लोजिंग ऑल द एविडेंसेस. प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन क्या अलाउ करती है? डिस्क्रिशन अलाउ करती है कि वो डिसाइड कर सकें कब आपने चार्जेस फाइल करने हैं, कब नहीं करने. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ फैक्टर इन डिसाइडिंग टू प्रोसिक्यूट? कौन सी चीज़ को हम फैक्टर कंसिडर नहीं करते जब हमने प्रोसिक्यूट करना या नहीं करना के डिसीजन लेना होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट भी देखते हैं, विटनेसेस भी देखते हैं, लेकिन हमें मजहब को बीच में नहीं आने देना. A prosecutor is handling a case involving their cousin. अब ethical step क्या है? Recuse themselves, अपने आप को हटा लें क्योंकि आपका conflict of interest आ सकता है. Prosecutors should consider alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution prosecutor को कब consider करनी चाहिए? जब ट्रायल से ये जो alternate method है इससे जस्टिस अच्छे से जो है वो हो सके. In plea bargain, the prosecutor must ensure. प्ली बार्गेन में क्या करता है कि जो हमारा प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या इंश्योर करेगा कि जो हमारा एक्यूज है वो एंटर करेगा प्ली वॉलंटरली एंड विद अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर देयर वट एवर रीजन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है. अब प्ली बार्गेन में यही होता है कि यू से यू हैव डन समथिंग देन यू जस्ट प्ली कि यू वांट डू इट अगेन ताकि आपकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी कम कर दी जाए. ठीक है, वो प्ली बार्गेन होती है. प्ली बार्गेन में क्या किया जाता है? प्रोसिक्यूटर मेक श्योर करता है कि अक्यूज अपनी मर्जी से प्ली बार्गेन में एंटर हो एंड विद अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप क्राइम को कन्फेस करें और आप फिर शो करें कि मैं गिल्टी हूँ ताकि आपकी सज़ा कम हो सके. यस, दिस वाज द आंसर. अक्यूज एंटर करेगा प्ली अपनी मर्जी से. वन इज़ प्राइवेट कंप्लेंट रिजेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूटर. अगर प्राइवेट कंप्लेंट आई है तो वो कब जो है वो रिजेक्ट हो जाती है बाय द प्रोसिक्यूटर? सिंपली अगर वहाँ पे कोई भी उसका लीगल बेसिस ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर इट विल बी रिजेक्टेड. पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रोसिक्यूशन इंक्लूड्स. पब्लिक का इंटरेस्ट क्यों होता है किसी भी प्रोसिक्यूशन के अंदर? इसमें क्या आता है? सोसाइटी की प्रोटेक्शन एंड रूल ऑफ लॉ. व्हाट मस्ट अ प्रोसिक्यूटर इंश्योर ड्यूरिंग ट्रायल प्रिपरेशन? प्रोसिक्यूटर को क्या चीज़ इंश्योर करनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रायल? ये कि एविडेंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो और फिर उसे डिस्क्लोज किया जाए पर लॉ, कानून के हिसाब से. अगर प्रोसिक्यूटर जो है वो जानबूझकर विद होल्ड करता है कोई भी एविडेंस, नाउ व्हाट ही हैज डन, उसने बंदे का जो राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था टू फेयर ट्रायल, वो ख़त्म कर दिया. प्रोसेक्टोरियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? Prosecutorial independence is freedom from external pressure. Independence is all about कि आप external pressure से free हैं in decision making. What is best approach when a juvenile is involved in a first time non-violent offense? Best approach क्या होती है जब एक juvenile जो है उसका पहली बार उसने कोई offense किया है और वो है भी non-violent, तो फिर no, you will never request maximum sentence. Arrest parents को भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसके रिहैबिलिटेशन की कोशिश करेंगे. Which of the following is best reflects ethical prosecution? Win at all cost, hide weakness, बल्कि seek justice. असल मकसद जस्टिस है.
अगर विटनेस चेंज कर रहा है स्टेटमेंट बिफोर ट्रायल, सिंपली इन्वेस्टिगेट करेगा वजह को और अपडेट कर देगा कोर्ट और डिफेंस को, बता देगा स्टेटमेंट चेंज हो गई है। व्हाट इज प्रोसिक्यूटर्स रोल इन क्रॉस एग्जामिनेशन? फेयरनेस को इंश्योर करना। A decision not to prosecute must be based on, कि आपके पास इतना एविडेंस ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर आप कहेंगे ओके आई एम डिसाइडिंग नॉट टू prosecute. So I think it was a little bit of halwa, but I hope it is beneficial for us to understand all this. Okay, I think that is it for now, and bye bye.